What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Masterclass. और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि होने वाला है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 6 यानी कि नेशनल इनकम के 4 चैप्टर्स और मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 7 एक नए यूनिट के साथ शुरू कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स हैं इसमें, 7, 8 और 9। प्लेलिस्ट पूरा प्रॉपर्ली मैंने बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं इसके अंदर क्या है। लेट्स बिगिन। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो जहां पे 12th में ही माइक्रो और मैक्रो आता है, तब भी आपने माइक्रो में डिमांड पढ़ा होगा। तो डिमांड का मतलब होता था जब एक इंडिविजुअल कुछ डिमांड करता था, है ना। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता था? जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स कुछ डिमांड करते थे। यहां पे टॉपिक का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट का मतलब समझते हो? एग्रीगेट का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी सारे के सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो जब हम चारों की डिमांड को जोड़ देते हैं, हर चीज जो भी वो डिमांड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट डिमांड। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था ना कि 4 सेक्टर्स हैं हमारे पास, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबको जोड़ दें, सबकी डिमांड को जोड़ दें तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। तो देखो क्या आ रहा है एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने, फाइनल गुड्स लेने हैं। फाइनल का मतलब जो बिल्कुल रेडी टू यूज है, इनके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, विच ऑल द सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में कौन कौन से हो गए? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सभी सेक्टर ने जितना भी प्लान करा है बाय करने के लिए, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। बात समझ गए? ठीक है। अब देखो बच्चों, डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है कहीं ना कहीं कंज्यूमर। अब यहाँ पे फर्म्स भी कंज्यूमर्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर हो सकता है। ये सब कंज्यूम करना चाहते हैं चीज़ों को। तो कंज्यूमर जो डिमांड करता है, क्या वही उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी होता है ना। देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट हैं, डिमांड और सप्लाई। एक है डिमांड, एक है सप्लाई। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। अब कंज्यूमर अलग अलग तरीके से हो सकता है। कंज्यूमर जरूरी नहीं है हाउस होल्ड ही हो, फर्म भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर है, कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगी, है ना। और सप्लाई कौन करता है? सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर जब डिमांड करता है तो वो अपनी जेब से पैसा खर्च करना चाहता है ना, तभी तो वो डिमांड कर सकता है। अगर वो पैसा खर्च करके करना चाह ही नहीं रहा तो फिर डिमांड कैसे करेगा? तो डिमांड कब होगी? जब आप खर्चा करना चाहते हो, कुछ पैसा खर्च करना चाहते हो। तो कंज्यूमर का हमेशा से जितना खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वही उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है ना। और प्रोड्यूसर का जो इनकम होता है, क्योंकि वो सामान प्रोड्यूस करेगा, माल बेचेगा, कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई करेगा, तो जो इनकम होता है वही उसकी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? ये अपने पास लिख लेना। एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके बराबर आएगा? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर आएगा, क्योंकि जितना डिमांड करा उतना ही तो खर्चा करा, हाँ या ना, राइट। सिमिलरली जो एग्रीगेट सप्लाई हम आगे पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? पूरी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स की सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट इनकम के। और एग्रीगेट इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं बच्चों। तो ये भी अपने पास नोट कर लो कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है और एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। क्यों? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, समझे? तो एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। दूसरी चीज बच्चों, अभी हम नेशनल इनकम पढ़ के आए, है ना। नेशनल इनकम में आप एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम निकालते थे, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते थे।
तो एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते थे, याद करो। एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते थे? एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स होते थे सर GGNP, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन यानी सरकार कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंड कर रही है, यही होता था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता था? फर्म्स ने कितना इन्वेस्टमेंट करी है ना, फर्म्स की कितनी डिमांड है। नेट एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब फॉरेन सेक्टर, और फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही चार चीजें होती थी। देखो यही चार एडी के कंपोनेंट्स भी हैं। यानी जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं तो मैंने एग्रीगेट डिमांड में आपको क्या बताया? जब ऑल द सेक्टर्स, सभी सेक्टर की डिमांड किसकी? फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में पहला सेक्टर कौन सा होगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कंज्यूमर्स। दूसरा कौन सा होगा? फर्म्स। फर्म्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तीसरा होता है गवर्नमेंट, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार का खर्चा। और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। तो देखो क्या यही चार चीज़ें हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में भी थी। ये सी यानी हाउस होल्ड का खर्चा ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई यानी इन्वेस्टमेंट फर्म्स का ये रहा, है ना। जी यानी गवर्नमेंट का खर्चा ये रहा, और नेट एक्सपोर्ट्स ये रहा। इसीलिए भी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो एडी है और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो एक ही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में लिख लेना आप। ये आपने देखो नेशनल इनकम में पढ़ा था इतना पोर्शन कि नेशनल इनकम जब हम एस्टिमेट करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये चार चीज़ें आती हैं। और हमने अभी पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। तो वही चार कंपोनेंट्स बच्चों यहाँ पे भी आए। एडी इज इक्वल टू सी, यानी कि हाउस होल्ड ने कितनी डिमांड करी, चारों सेक्टर्स की डिमांड जोड़नी है। हाउस होल्ड की डिमांड, इन्वेस्टमेंट यानी फर्म्स की डिमांड, गवर्नमेंट यानी सरकार की कितनी डिमांड है टोटल, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, फॉरेन सेक्टर की कितनी डिमांड है। समझे? ये तो समझाने के लिए था। अब देखते हैं किताबों में कैसे क्या क्या चीजें लिखी हैं। देखो AD is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur. It is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure, कितना वो करना चाहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों की AD एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा या फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो यार ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि पूरे साल का होता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। देखो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, तो AD इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे एडी के। एडी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको चारों बताए। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका जल्दी से। सबसे पहला कौन सा होगा? सी। सी का मतलब हाउस होल्ड का खर्चा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये किसका है बच्चों? फर्म्स का। इट रेफर्स टू ऑल द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक, कितना एडिशन होगा फिजिकल कैपिटल एसेट्स में, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग एंड चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट को बच्चों, वैसे तो देखो ये इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा होती रहती है इनकम के साथ। इनकम बढ़ती है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करते हैं, इनकम कम होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं, हमारा एजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। तो ये लिखा हुआ है, इट इज एज्यूम्ड फॉर सिंप्लिसिटी दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है बेटा जो कांस्टेंट रहता है, जो सेम रहता है। तो सी हो गया, आई हो गया, जी यानी सरकार का खर्चा। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दोनों चीजें, कंज्यूमर गुड्स भी और कैपिटल गुड्स भी। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट के बेसिक गुड्स हैं, बेसिक खर्चा है डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट पे। और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? हाईवे, रोड, पावर, ये सब। ठीक है,
इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स यानी फॉरेन सेक्टर से कितनी डिमांड आ रही है, राइट। एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं वो। Exports indicate demand for goods produced within the domestic territory and import refer to demand of the residents of the country for goods that have been produced abroad. तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट हटा देते हैं, डिफरेंस आ जाता है, उसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब हमें एडी के कंपोनेंट्स लिखने होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। समझ गए? लो सर स्क्रीनशॉट, नोट्स बना के चलना अपनी कॉपी में ये। अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर फ्लो में भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। अगर एग्जाम में बाबू आपको कंपोनेंट्स पूछ ले एडी के, तो कंपोनेंट्स तो आपको चारों लिखने हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, चारों कंपोनेंट्स। लेकिन अगर कंपोनेंट्स नहीं पूछ रहा, आगे के चैप्टर में से कोई भी टॉपिक पूछेगा, तो अब हम यहाँ से सिर्फ 2 सेक्टर के बेसिस पे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। 2 सेक्टर का मतलब कि एडी में बस 2 ही कंपोनेंट होंगे, सी प्लस आई, यानी ऑल्दो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन हमारा सिलेबस पूरा का पूरा ही 2 सेक्टर मॉडल पे चलता है। तो हम लोग एडी को क्या कंसीडर करके चलेंगे, 2 सेक्टर मॉडल के हिसाब से एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई ओनली। ठीक है जी, परफेक्ट। इवन दो एडी हैज 4 कंपोनेंट्स, वी विल एज्यूम दैट देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड एडी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब डायग्राम की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बाबू डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो डायग्राम को समझने के लिए एक टेबल है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब टेबल मैं आपको एक ही बारी में बनवा रहा हूँ, यही टेबल हम तीनों चैप्टर्स में यूज करेंगे, तो बार बार चेंज नहीं करेंगे। इसी टेबल की आप प्रैक्टिस कर लेना, इसी टेबल को आप रेडी कर लेना एग्जाम के लिए। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, इनकम से शुरू करते हैं। इनकम ले लेते हैं सबसे पहले, तो 0 है ना भाई, इनकम 0, कोई कुछ नहीं कमा रहा। फिर 100, 200, 300, 400, 500, बस इतना ही ले लेता हूँ, 600 तक ले लेता हूँ। चलो अब ले लेते हैं कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो बाबू, इनकम के साथ नॉर्मली कंजम्पशन बढ़ता है। जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है, आप जब कमाना शुरू करोगे तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आपकी डिमांड्स भी अच्छी होंगी, गाड़ी लोगे, फिर लग्जरी गाड़ी लोगे, अच्छा मकान लोगे, मल्टीपल आप एक्सपेंसेस करोगे। तो इनकम के साथ जनरली एक्सपेंडिचर बढ़ता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है कि सर अगर इनकम लेवल 0 है, एक इंसान जिसका इनकम लेवल 0 है, बिल्कुल शून्य है, वो क्या खर्चा ही नहीं करेगा। सोचो, देखो मैं इकोनॉमिक्स बड़े प्यार से समझाता हूँ, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना। अगर मेरी इनकम 0 हो जाए या आपकी इनकम 0 हो जाए, कोविड का एग्जांपल ले लो, कोविड में सबकी इनकम 0 हो गई थी, सब बंद था, लॉकडाउन था, सब लोग घर में थे, तो क्या कंजम्पशन नहीं हुआ? क्या खाना नहीं खाया? नहीं सर, खाना तो खाया, कंजम्पशन तो हुआ। कहाँ से हो रहा था वो कंजम्पशन? सर प्रीवियस सेविंग्स में से कर रहे थे, या फिर कुछ कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो जाए, बोरिंग्स हो, कुछ तो हो। तो कंजम्पशन तो 0 लेवल पे भी था। तो जो 0 लेवल पे कंजम्पशन होता है उसको मैं मान रहा हूं यहाँ पे 40। वैसे ही कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 20 ले सकते हो, मैंने वैसे ही 40 ले लिया। पूरे चैप्टर में यही चलाएंगे ताकि सिंपल रहे, है ना। तो इस कंजम्पशन को जो 0 लेवल पे होता है बच्चों, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। याद रखना सर, किसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन? जो कंजम्पशन 0 लेवल ऑफ इनकम पे होती है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी बार, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सी बार किसको बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसको बोलते हैं? 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है। सही है। इसके बाद क्या करूं सर? इनकम बढ़ रही है। अब देखो इनकम बढ़ रही है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये मान रहा हूं कि मैं अपनी इनकम का 80% ही स्पेंड करता हूं, 20% में सेव कर लेता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 20% सेव कर लूं। तो देखो मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है, तो मैं 80 से खर्चा बढ़ा लूं, है ना। क्योंकि एक आम आदमी का जनरली यही पैटर्न होता है कि वो 80% से खर्च करता है, 20% सेव करता है। आप 70-30 भी कर सकते हो, 70-70 से बढ़ा लेना कि 70% खर्च कर लो, 30% सेव कर लो। लेकिन मैं 80 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, एजम्पशन है ये भी मेरा। ओके, तो 40 के बाद 80 से बढ़ाऊंगा तो 120, फिर 80 से बढ़ाऊंगा तो 200, फिर 80 से बढ़ाऊंगा तो 280, 360, 440 एंड 520। तो मैंने क्या करा, 0 लेवल ऑफ इनकम पे कुछ कंजम्पशन 40 कंसीडर कर लिया, मेरा अजम्पशन है। फिर मैं 80% ये मान के चल रहा हूँ कि 100 से इनकम बढ़ रही है तो 80 से तो खर्च कर ही रहेगा एक आदमी, है ना बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हम आई ले लेते हैं।
इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बोला सिंप्लिसिटी के लिए ऑटोनॉमस रखनी है, ऑल्दो इनकम के साथ ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको भी ऑटोनॉमस लेंगे। ऑटोनॉमस का मतलब कांस्टेंट लेंगे। तो ये कितना ले लेते हैं, 20-20 का ले लेते हैं, हर लेवल पे 20 ले लो बच्चों। ये हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एडी निकालना हो तो एडी कैसे निकालोगे बोलो? एडी कैसे निकलेगा सर? एडी निकलेगा C + I, 40 + 20 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। देखो बाबू ये एडी आ गया हमारा, आ गया या नहीं आ गया? सही है। तो इस तरीके से ये टेबल आप लोग अच्छे तरीके से सीख लो। यही टेबल हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। इनकम यही लेंगे पूरे चैप्टर में, कंजम्पशन यही लूँगा पूरे चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट यही लूँगा, एडी यही लूँगा, ताकि आपको बहुत सारी टेबल ना करनी पड़े तैयार। एक ही टेबल से पूरा चैप्टर समझाऊंगा मैं, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता चीज़ें, ठीक है, समझे? अब कर्व बनाने से पहले चलो कर्व बना ही लेते हैं, आ जाओ कर्व बनाते हैं। सबसे पहले कर्व कैसे बनता है? इस तरीके से हमारे पास कर्व बनता है। इधर हम इनकम ले लेते हैं, इधर हम लोग एडी ले लेंगे जिसके दो कंपोनेंट होंगे C + I, ठीक है। इनकम हमने ली है 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। और इधर हम गए हैं 540 तक। तो हम यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस लें? 80-80 का ले लें, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। लो जी इतने में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलो हम लोग इन्वेस्टमेंट ही प्लॉट कर लेते हैं। इनकम 0 है, इन्वेस्टमेंट 20 है, सब पे 0 है तो भी 20, 100 पे भी 20, 200 पे भी 20। तो देखो इन्वेस्टमेंट सब जगह कांस्टेंट है, तो जब भी कांस्टेंट होती है तो कैसी लाइन बनती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारी इन्वेस्टमेंट का कर्व बन गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कंजम्पशन बना लेते हैं, 0 पे 40, उसके बाद 120, 100 पे 120, उसके बाद 200 पे 200, उसके बाद 300 पे 280, उसके बाद 400 पे 360, 500 पे 440 और 600 पे 520, लगभग यहाँ, ठीक है। तो कंजम्पशन का कर्व बच्चों कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ऊपर की तरफ आप लोग बना लेना बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन स्केल से बना लेना। मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया। कंजम्पशन का कर्व बाबू ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। देखो इनकम बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जब भी पॉजिटिव रिलेशन होती है तो उसको हम पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। दूसरी बात, ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ये एक्स है ये वाई है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों एडी कैसा है? देखो इनकम बढ़ रही है तो एडी भी बढ़ रहा है ना। 0 पे हमारे पास 60 लगभग यही, फिर इस तरीके से 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, 600 पे, लगभग इसके पैरेलल बच्चों एक लाइन बन जाएगी। इसके पैरेलल बिल्कुल स्केल से प्लॉट करना आप, एडी का कर्व बन जाएगा। बिल्कुल सेम गैप से बनेगा, आप एग्जैक्टली प्लॉट करके देखना। तो एडी का कर्व भी ऊपर की तरफ पॉजिटिवली स्लोप्ड बन रहा है। क्यों? इनकम बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ रहा है। देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ भी, है ना। इनकम बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फटाफट से। डन हो गया बच्चों? चलो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा हुआ है। ये है हमारे पास एडी का कर्व जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये बना हुआ है, यही मैंने आपको बनाया, यही टेबल हमने यूज़ करी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो एडी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी, है ना।
इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखो, ये स्क्रीनशॉट लेते चलना। एडी क्या है, सी प्लस आई है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, हमें पता है। दूसरा, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, जब इनकम जीरो होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होगा बताओ जरा। कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड, है ना। तो क्या लिखेंगे, however the proportion increase in consumption is less than that of income. It happens because after reaching a particular level people start saving a part of their income. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 80% कंज्यूम करेंगे, बाकी सेव करेंगे। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट लिया है, तो इन्वेस्टमेंट का स्लोप स्ट्रेट लाइन रहने वाला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, एडी जीरो से शुरू नहीं होता, ऊपर से शुरू होता है। ऐसा क्यों सर, जीरो से शुरू क्यों नहीं हो रहा है एडी, एडी जीरो से शुरू क्यों नहीं हो रहा, ऊपर से शुरू क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी है जीरो लेवल पे और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी है, तो एडी जीरो से शुरू क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, स्लोप ऑफ एडी कर्व कैसा है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ चलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडी बच्चा। आई होप आप लोग को एडी के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी, राइट। उसके बाद अगली क्लास में मैं आप लोगों को एएस के बारे में चीज़ें डिस्कस करूंगा। एएस में मैंने आपको क्या बताया, देखो डिमांड कंज्यूमर करता था, एक्सपेंडिचर होता था, तो एडी एक्सपेंडिचर के बराबर होता था, एएस इनकम के बराबर आएगा, है ना। ये सब चीज़ें हम अगली क्लास में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको एडी और उसके कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार जो भी बुक आप फॉलो करते हो वहाँ से रीडिंग लगाओ, अदरवाइज मेरे नोट्स तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, दे ही रहा हूँ, तो इनसे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ो, कोई कंफ्यूजन आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। इस वीक के एंड तक कोशिश करते हैं चैप्टर हमारा पूरा हो जाए, नहीं भी हो पाया तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, अदरवाइज कंप्लीट ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।